हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं हम। एंशिएंट हिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं वैदिक लिटरेचर, क्योंकि पिछले वीडियो में हमारा हो चुका है क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन एकदम कंप्लीट हो चुका है। 2 वीडियो में आप देख सकते हो। उसके अलावा और भी लुसेंट के हिस्ट्री का हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री एकदम कंप्लीट है, ज्योग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। इस वीडियो में अभी हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्या, इसमें हम वैदिक एरा की सोसाइटी, इकॉनमी, पॉलिटी, रिलीजन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लिटरेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या है, लिटरेचर को आप सबसे पहले वैदिक एरा को डिवाइड करते हैं तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सेकेंड, सही पेज ले रहा हूँ, साफ पेज, क्लियर। तो सबसे पहले हम अगर बात करें वैदिक लिटरेचर की बात करें, वैदिक लिटरेचर को, क्योंकि लिटरेचर अभी डिस्कस करें, तो सबसे पहले वैदिक एरा की बात करें तो वैदिक एरा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक अर्ली वैदिक एरा और एक है लेटर वैदिक एरा। क्योंकि अब टाइमलाइन एक बार समझ जाओगे ना, तो फिर इवन उसका सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर, पॉलिटी, इकॉनमी कुछ भी समझाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका जो टाइमलाइन है ये है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी, क्लियर है। उसमें अर्ली वैदिक एरा है। लेटर वैदिक एरा में आ जाता है 1000 बीसी से 600 बीसी। इसके बाद जो लिटरेचर है, उसके बाद तो जो इन दोनों वैदिक एरा के लिटरेचर को हम बोलते हैं क्या, आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिटरेचर को हम बोलते हैं श्रुति। श्रुति का मतलब हम सुन के, जैसे एक जनरेशन के कुछ लोगों ने अपने पिछले जनरेशन से सुन के याद किया, फिर आगे वाले जनरेशन को अपने आबाद से बता रहे, यानी कोई लिटरेचर वगैरह की बात नहीं, ऐसा कुछ लिखा विखा नहीं गया है, क्लियर है ना। तो इन दोनों वैदिक एरा में के लिटरेचर जो थी वो श्रुति पे आधारित थी। श्रुति मतलब सुन के, जैसे सुन के आपको लगता है ना थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता होगा। एक जनरेशन के बंदे ने कुछ सुनाया, अगले जनरेशन ने उसको इनहेरिट किया सुन के, फिर वो अपने अगले जनरेशन को देगा, बताएगा, सिंपल बात। तो ये बोलते हैं श्रुति। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ श्रुति को। एक और है जिसको हम बोलते हैं स्मृति। स्मृति का मतलब कुछ लिटरेचर लिख दिया गया, कुछ लिटरेचर लिख दिया गया और लिखा हुआ चीज़ अगले जनरेशन में आएगा। उसका टाइमलाइन है 600 बीसी से लेके 600 एडी के बीच। तो इन टाइमलाइन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, जैसे आपको पता होगा वेदांग, स्मृति, दर्शन शास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपवेद, 7 दर्शन जिसको आप वेदांत बोलते हैं। तो ये सब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या करेंगे वो मैं आपको पहले बता दूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले 4 वेदा के बारे में डिस्कस करना है, यानी उसको हम वेदा को संहिता भी बोलते हैं। संहिता यानी 4 वेद, 4 वेदा के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद हमें ब्राह्मणाज के बारे में डिस्कस करना है। ब्राह्मणाज क्या होता है, उसके बाद अरण्यक क्या होता है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है उपनिषद क्या होता है, क्लियर है ना। चारों चीज़ हमें आज डिस्कस करना है। तो इन चारों चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधे लुसेंट के बुक पे। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। और एक चीज़ मैं और आपको पहले बता दूँ कि आप ध्यान से वीडियो सुनिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, इसी वीडियो पे आधारित 5 क्वेश्चन, और आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहले आप अपना नाम, क्योंकि चाहे सिंपल आप वो नाम होता ही है, सिंपल आप जवाब दे दो। और जवाब देने से भी पता चलेगा क्या आप एंड तक वीडियो देखते हो या बीच में 5 मिनट देखा छोड़ दिया। नहीं, अगर पूरा देखते हो तो आप जवाब दो, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो ज़्यादा जवाब अगर नहीं आएगा तो कंटिन्यू करने से क्या फ़ायदा, क्लियर है। और आपको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लियर। तो वैदिक कल्चर की बात में करते हैं। तो वैदिक कल्चर में सबसे पहले हम थोड़ा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। बैकग्राउंड
सबसे पहले वैदिक कल्चर की जो शुरुआत की थी किन्होंने की थी? आर्यंस ने की थी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्यन का ओरिजिन कब हुआ था और कहाँ से आए थे। क्यों? क्योंकि ओरिजिन तो हमें डेट टाइम लाइन से पता चलेगा कि इंडिया में ओरिजिन तो इसी वक्त रहा होगा, लेकिन अगर हमें पता करना हो कि ओरिजिनल होम कहाँ से आए थे, क्या इंडियन ही थे? नहीं। इस जो ओरिजिन पे बहुत अलग अलग थ्योरी है, हर लोग अलग अलग करते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि जो आर्यन थे वो इंडियन ही थे। क्लियर। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्यन थे माइग्रेट करके आए थे आउटसाइड से, हो सकता है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, जैसे टर्की वगैरह से। मैक्स मुलर ये बात बोलते हैं। कुछ लोग बोलते थे यूरोप से आए थे, और कुछ लोग बोलते हैं आर्कटिक रीजन से। जो लोग बोलते हैं आर्कटिक रीजन से आए थे उसके प्रोपागेट थे बाल गंगाधर तिलक, और जो लोग बोलते थे सेंट्रल एशिया से आए थे, उनमें से जो मेन प्रोपेगेटर थे वो बोलते थे मैक्स मुलर थे। मैक्स मुलर ही नहीं बताया कि सेंट्रल एशिया से। बाल गंगाधर तिलक बोलते थे कि आर्कटिक रीजन से आए थे। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर एक ऐसा इंस्क्रिप्शन आता है जिसमें काफ़ी हद तक पता चल जाता है नहीं भाई ये तो सेंट्रल एशिया से ही आए थे। मैं बताता हूँ कैसे। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर बिलीफ द आर्यंस आर सपोज टू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। कैसे पता चलो मैं बताता हूँ। इन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन सेवरल स्टेज और वेव्स ड्यूरिंग 2000 BC से 1500 BC के बीच है। तो आपको थोड़ा पता चलता ना, क्योंकि हमारा जो रीजन है सेंट्रल एशिया से आना ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर आर्कटिक से आते हो तो आप हिमालय को क्रॉस करके तो नहीं आ सकते, मतलब इतना तो आप प्रॉब्लम नहीं झेलोगे। क्लियर। तो और क्योंकि ये मतलब स्टार्टिंग में आए थे तो जनरली चरवाहे थे, क्योंकि जानवर को पालते थे, तो एक जगह से दूसरे जगह हो सकता है कोई घास वगैरह का प्रॉब्लम आने लगा होगा, तो आप हिमालय को क्रॉस करके थोड़ी आओगे। तो आर्कटिक वाला रीजन थोड़ा मतलब कमज़ोर पड़ता है। लेकिन सिंपल यही एक कारण नहीं है कि चलो उनको मतलब घास वगैरह की ज़रूरत है इसलिए इधर आ गए। नहीं भाई, एक और ऐसा चीज़ है, एक और ऐसा इंस्क्रिप्शन हमें मिला जिसने बहुत काफ़ी हद तक समझा दिया कि यार ये तो आए थे सेंट्रल एशिया से। एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है बोरघाजकाई। इस इंस्क्रिप्शन को बोलते हैं टर्की से मिला है, टर्की का इंस्क्रिप्शन है। इस इंस्क्रिप्शन में ध्यान देना है, इस इंस्क्रिप्शन में 4 गॉड के बारे में बात की गई, इंद्र, वरुण, मित्र और नसत्यास। इन 4 गॉड के बारे में बात की गई है। तो भाई जब उनके भी यही 4 गॉड थे और हमारे वैदिक लिटरेचर में भी यही गॉड सब है, तो भाई ऐसा तो नहीं लगता कि वही जो बंदे यहाँ आए थे उन्होंने ही लिखा। तो भाई वो बंदे जो आए थे अपने बचपन तक जो जिस गॉड के बारे में सुने होंगे, अपने एरिया में जिस गॉड के बारे में सुने होंगे, यहाँ भी आएंगे तो उन्हीं गॉड के बारे में बात करेंगे। ये तो क्लियर है ना। तो इसलिए सेंट्रल एशियन वाला जो थ्योरी है वो थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल है, हमें लगता है हाँ वो सही है। उसके अलावा जिस एरिया में आए थे वो ध्यान देना, जिस एरिया में आए थे सबसे पहले वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे आए थे, और वहाँ पे जिसको पंजाब बोलते हैं, पंजाब और उसके आसपास। देन जिस एरिया में आया था उसको सप्त सिंधु भी बोला जाता है। सप्त सिंधु का मतलब है रीजन ऑफ 7 रिवर। अब क्वेश्चन होता है वो 7 रिवर कौन कौन थे। एक तो थे सिंधु, यानी जिसको इंदस रिवर वैली सिविलाइजेशन इंदस बोलते हैं। उसके अलावा एक था सरस्वती रिवर राजस्थान में थे। उसके अलावा इंदस की जो 5 मेजर ट्रिब्यूटरी है आपको पता ही हो कौन कौन, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्लियर है। झेलम, चेनाब, रवि, व्यास, सतलज। तो ये 5 रिवर और एक 6 और 7 सब सिंधु एरिया में। दे लिव्ड हेयर फॉर द मेनी सेंचुरी, बहुत दिन यहाँ पे रहे। उसके बाद धीरे धीरे गंगा और यमुना की तरह शिफ्ट हुए। क्यों पता चला? क्योंकि वैदिक ऋग्वेदा के लिटरेचर में हमें 1-2 जगह गंगा और यमुना की भी बात मिली है। 1-2 हिम्स जो थे उसमें गंगा और यमुना की ही बात मिली है। तो हमें पता चला हाँ जानते तो थे गंगा यमुना के बारे में। तो जो हमारा मेजर टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं। वैदिक लिटरेचर 4 भाग में डिवाइडेड है।
देखो, इट इज़ प्रिज्यूम दैट ऋग्वेदा वॉज द कंपोज्ड वाइल द आर्यन वेल स्टिल इन द पंजाब। ऋग्वेदा तभी लिखा गया जब आर्यन कहाँ पे थे, पंजाब में थे। तो वैदिक लिटरेचर 4 लिटरेरी प्रोडक्शन में डिवाइडेड है। मतलब वैदिक लिटरेचर में का मतलब सिंपल ये नहीं है कि 4 वेदा, नहीं भाई, इसके अलावे ब्राह्मणाज भी है, अरण्यका भी है, उपनिषद भी है। क्लियर। और तो सबसे पहले वैदिक लिटरेचर हैड ग्रोन अप इन कोर्स ऑफ टाइम वाज रियली हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। भाई, मैंने आपको सुनाया वेद के बारे में, आप ऐसा नहीं कहीं लिख लिए, नहीं भाई, आपने बस सुन लिया, ध्यान में रख लिया, आप अपने बच्चे को खुद बताओगे, फिर आपके बच्चे अपने बच्चे को बताएंगे। क्लियर है ना। तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप बता रहे हो भाई। एक टीचर होता था अपने स्टूडेंट को बताते थे। इन स्टूडेंट में तो हो सकता है 2 स्टूडेंट फिर से आगे अगला जनरेशन में टीचर बन गया, और ये दोनों तो अपना अलग अलग क्या करने लगा, अलग अलग प्रोफेशन चुन लिया। तो इनमें से सिर्फ यही 2 लड़का जो होगा वही अगले जनरेशन को बताएगा कि इन दोनों को अब कोई फिक्र ही नहीं है, इन दोनों ने अपना अलग प्रोफेशन चुन लिया। तो वर्ड ऑफ माउथ से सुनाया जाता है, इसलिए बोलते हैं श्रुति। श्रुति का मतलब सुनना। और जो लेटर में आता है, जो 600 BC से 600 AD के बीच आता है, उसको स्मृति बोलते हैं। स्मृति मतलब लिटरेचर, अब किताब लिखा गया, जैसे महाकाव्य, रामायण, महाभारत के बारे में हमें पता है। इसके अलावे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है, जो 4 टाइप के हैं ना लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेदा। वेदा को संहिता भी बोलते हैं, संहिता भी बोलते हैं। क्लियर। संहिताज। तो वेदा को बोला जाता है अपौरस्या। अपौरस्या का मतलब होता है जो कि इंसान के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है। जैसे पौरस्या बोलता है ना, तो इसका मतलब है इंसान के द्वारा। अपौरस्या मतलब इंसान के लिमिट से तो दूर है, मतलब इंसान इसको लिखा ही नहीं है, इंसान इसको क्रिएट ही नहीं किया है, भगवान ने क्रिएट किया है, भगवान ने गिफ्ट दिया है। नित्य का मतलब क्या होता है, नित्य का मतलब है कि वो सब पे लागू होता है, या सब पे लागू होने का मतलब है हर जगह प्रेजेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि उस समय के भगवान आप इस बिल्डिंग में प्रेजेंट नहीं है, इस एरिया में प्रेजेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते, हर जगह प्रेजेंट हो। क्लियर। 4 वेदा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो पहले 3 वेदा था उनको हम वेदात्रय बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि अथर्ववेद को बहुत समय तक वेदा की कैटेगरी में शामिल ही नहीं किया गया था। क्लियर। मतलब सबसे स्टार्टिंग में कुछ समय तक अथर्ववेद को वेदा की कैटेगरी में ही शामिल नहीं किया गया था, उसको अलग थलग रखा गया था। क्लियर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वेदा है ऋग्वेद। ऋग्वेद आपको, जैसे आपको पता है, वैदिक एरा 2 पार्ट में डिवाइड था, अर्ली और लेटर। तो जो अर्ली वैदिक एरा था उसमें कौन था, ऋग्वेदा। अर्ली वैदिक एरा में सिर्फ एक लिटरेचर लिखा गया था, वो था ऋग्वेदा। ऑफ 4 वेदा में ऋग्वेदा में है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है। लिरिक्स मतलब है, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत सारी पोएम्स टाइप का हम बोल सकते हैं, सिंपल, यानी उसको हिम्स बोलते थे। हिम्स का कलेक्शन ऑफ हिम्स का मतलब होता है, हिम्स का मतलब होता है वेल सेड। वेल सेड का मतलब होता है सुक्त, अच्छे वचन। अच्छे वचन कैसे लिखे रहते थे, कविता के फॉर्म में, ऐसा नहीं कुछ कहानी बताते हैं कि भगवान ऐसा करते हैं, ऐसा। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, ये मतलब एक टेक्निकल इनकरेक्ट एग्जांपल है कि आप गायत्री मंत्र की बात कर लो, तो गायत्री मंत्र भी किसी भगवान के बारे में बताया गया है, भगवान के सूरज, भगवान के एक रूप के बारे में बताया गया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो मंत्र होता है, मंत्र को मंत्र के फॉर्म में लिखा गया है। ऐसा नहीं कि ऐसा स्टोरी के फॉर्म में ऐसा लिखा तो नहीं गया है, सुनाया गया है। एक मतलब ऐसे आपको पता है, ये तो है क्या है, श्रुति। श्रुति का मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को सुनाया गया है। तो Therefore it is also known as the first testament of mankind। मतलब इससे पहले कभी भी ऐसे लिटरेचर की बात ही नहीं की गई थी। ऋग्वेद में 1028 हिम्स है। क्लियर है, 1028 हिम्स है। उसके बाद 10,580 वर्सेस है। वर्सेस का मतलब होता है पोएम्स में डिवाइडेड है। मतलब समझ लिए 1028 हिम्स है। हिम्स में
किसी भगवान के बारे में बताया गया, भगवान के बारे में, भगवान के अच्छे कर्म, भगवान क्या क्या कर सकते हैं, इस सब के बारे में। और ये डिवाइडेड है 10 मंडल में। मंडल का मतलब समझ ले, देखो 10 किताबें, 10 मेजर बुक है। बुक को डिवाइड कर लो आप 1028 हिम्स में, और उसको और डिवाइड करो, तो मतलब एक मंडल में बहुत सारे हिम्स होंगे और एक हिम्स में बहुत सारे वर्सेस होंगे, ऐसा तो हम समझ सकते हैं ना। तो 10 टोटल 10 मंडल है, मतलब 10 किताबें हैं। उसमें से जो जो मेजर किताबें हैं, जो 6 मंडल है, जो 6 मंडल का मतलब सेकेंड से लेके 7 तक का, उसको हम गोत्र या वंशा मंडल बोलते हैं, या उसको कुल ग्रंथ बोलते हैं। सेकेंड 6 मंडल जो है, 6 मंडल यानी नंबर 2 टू नंबर 7, उसको हम गोत्र बोलते हैं, और वंशा मंडल बोलते हैं, इसको हम कुला ग्रंथ भी बोलते हैं। ऐसा माना गया है कि जो 10 मंडल में से जो पहला मंडल और 10वां मंडल है वो बाद में ऐड किया गया है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 10वां मंडल है उसी में बात की गई है फेमस पुरुषुक्ता के बारे में। पुरुषुक्ता के बारे में, पुरुषुक्ता का मतलब क्या है? पुरुषुक्ता का मतलब है ऐसा सुक्त, ऐसा पुरुषुक्ता, पुरुषुक्ता में ही बात की गई है 4 वर्ण की। 4 वर्ण कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्लियर? और आगे देख लो क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा वेर रिसाइटेड बाई होत्री। ध्यान देना, होत्री का अगर आप गूगल सिंपल करोगे तो इसका आता है पुल्लिंग यानी मेल। तो ये वो बंदे होते थे सिंपल, ये एक मान लो, समझ लो एक प्रीस्ट है। प्रीस्ट जो है वो जब सैक्रिफाइस करवाते रहते हैं या अपने सैक्रिफाइस करवाना यानी अब बोल सकते हो एक अपने शिष्य को कुछ बताते रहते हैं, उसी को रिसाइटेशन बोलते हैं। रिसाइटेशन बोलते हैं, इसका मतलब कि भाई मैं आपको कुछ पाठ पढ़ाऊंगा तो आपको याद तो होगा ही होगा, तो यही होता है, इसको बोलते हैं रिसाइटेशन। क्लियर है ना? तो होत्री उस ऐसे बोल सकते हैं उस पृष्ठ को बोलते हैं जो हिम्स, ऋग्वेदा के हिम्स को यानी हिम्स का मतलब है वेल सेड यानी सुक्त। सुक्त का मतलब होता है कि अच्छे वचन। अच्छे वचन का मतलब होता है एक पूरा पाठ है, मतलब एक पूरा चैप्टर है जो अच्छे वचन है किसी भगवान के बारे में, वो आप अपने शिष्यों को बताओगे। आप अपने शिष्यों को बताओगे तो आप होत्री कहलाओगे। तो जनरली स्टार्टिंग में सिर्फ मेल होते थे, मेल पृष्ठ होते थे। अब सेकेंड आता है यजुर्वेदा। ऋग्वेदा के बारे में आप पता कर लिए कि एक कलेक्शन ऑफ लिरिक्स है, कलेक्शन ऑफ हिम्स है, कलेक्शन ऑफ बोल सकते हैं कि वर्सेस है, मतलब बहुत सारे अच्छे वचन के बारे में। यजुर्वेदा है बुक ऑफ सैक्रिफिशियल प्रेयर। अब क्वेश्चन होता है कि भाई सैक्रिफाइस का मतलब होता क्या है? सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना। क्लियर है ना? सैक्रिफाइस या याजन जो बोलते हैं ना, याजना, सैक्रिफाइस और याजना एक ही वर्ड है। तो सैक्रिफाइस का मतलब होता है त्याग करना है, ऐसा एक्ट, ध्यान देना, ऐसा एक्ट जिसके थ्रू आप कुछ सरेंडर करते हो फॉर द सेक ऑफ द गॉड। मतलब कि आप गॉड के लिए कुछ अपने आप के कुछ चीज़ों को सरेंडर करते हो। किसके लिए? गॉड के लिए। और गॉड को हम ऐसा बोल सकते हैं, गॉड को हम बोल सकते हैं सैक्रेड अथॉरिटी। सैक्रेड अथॉरिटी मतलब ऐसा चीज़ जो पवित्र है, ऐसा चीज़ जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है और वो पवित्र है। और एक और चीज़ कि अगर मान लो अगर कुछ सरेंडर करते हो आप किसी गॉड के सामने, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी, आपको साल्वेशन मिलेगा। क्लियर है ना भाई? मुझे साल्वेशन चाहिए तो मुझे कहाँ जाना है? मुझे गॉड जिनको सैक्रेड अथॉरिटी बोलते हैं उनके सामने हमें सैक्रिफाइस करना हो। सैक्रिफाइस का मतलब कुछ चीज़ देना होगा। हो सकता है आप अग्नि के सामने कुछ दे दो, जैसे हवन करवाते हैं, या कुछ और भी दे दो। हो सकता है बहुत लोग जानवर को काट के बोलते हैं कि हम जैसे
जानवर के सामने, जैसे कुछ देवी के सामने जो जानवर को काटते, ये भी एक सैक्रिफाइस का ही पार्ट है। क्लियर है ना। तो यजुर्वेदा जहाँ पे सैक्रिफिशियल प्रेयर लिखा हुआ है, जैसे आप अग्निदेव की पूजा कर रहे हो तो उसमें कुछ प्रेयर होगा ना। प्रेयर भी अधिकतर जो प्रेयर होती है वो भी क्या होती है, पोएम ही होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ भी होती है। जैसे वर्सेस का मतलब होता है पोएम, प्रोज का मतलब होता है कहानी। तो क्लियर है ना, हम समझ गए ना। मतलब आप रिचुअल का भी मतलब वही है कि रिचुअल करते, इसको हम रिचुअल वेदा भी बोलते हैं। कि जैसे भगवान की पूजा कर रहे हो, जैसे आप कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हो तो अलग मंत्र पढ़ोगे, अग्नि भगवान की पूजा कर रहे हो अलग मंत्र पढ़ोगे। तो ये सब मंत्र लिखा कहाँ पे है, ये सब मंत्र लिखा हुआ है यजुर्वेदा में। वहाँ पे इसका मतलब है जहाँ पे सैक्रिफाइस के लिए प्रेयर करते हो ना, वहाँ पे सब लिखा हुआ है। समझ गए ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसके बाद इट इज़ डिवाइडेड इन 2 पार्ट, कृष्ण यजुर्वेदा और शुक्ल यजुर्वेदा। हम ऐसे बोलते हैं ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। जैसे आप कभी पूजा करवा की, मतलब आप बैठे हो पूजा पे, इन कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट 2, मतलब कि जो ऋग्वेदा और सामवेदा में सिर्फ और सिर्फ वर्सेस की बात हुई है, सिर्फ पोएम्स की बात हुई है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात हुई है जो मंत्र के बारे में है। प्रोज का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, हम ऐसा बोल सकते हैं स्टोरी के रूप में। सामवेदा जो नेक्स्ट है, समझ लीजिए। सामवेदा तो ये बुक आता है, बुक ऑफ चैंट्स। चैंटिंग नहीं करते हो, जैसे आप मंत्र उच्चारण कर रहे हो, मंत्र उच्चारण कर रहे हो, तो मंत्र उच्चारण कर रहे हो जो, तो इसीलिए जो म्यूजिक जो वर्ड आया है ना, म्यूजिक चीज़ें वगैरह आई है वो सामवेदा से ही आया है। क्लियर है ना। ऑल द वर्सेस एक्सक्लूडिंग 75, ये सब कहाँ से, ऋग्वेदा से सीधा सीधा उठा लिया गया है। इसका मतलब है ऋग्वेदा पहले बना था, अर्ली वैदिक एरा में बना था, बाकी जो वेदा है वो लेटर वैदिक एरा में बना है। क्लियर, लिखा गया है। उसके बाद जो सामवेदा का हिम्स है वो किसने गाया है, वो किसने रिसाइट किया है, उद्गात्री ने रिसाइटेड करने का मतलब समझ है, बताना अपने शिष्यों के। अब लास्ट है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा में मैजिकल फार्मूला है। मैजिकल फार्मूला का मतलब कि आप इससे जो एविल्स होते हैं, भूत भगाने का मंत्र, सिंपल समझ लिया, भूत वगैरह भगाने का, जो बीमारियां है उसको भगाने का। बहुत दिनों तक, इसलिए इसका ऐसा, इसी काम के चक्कर में इसको बहुत दिनों तक वेद के कैटेगरी में इसको शामिल ही नहीं किया गया था। क्लियर है ना। लास्ट सेकंड है, पहला क्या है, वैदिक। वैदिक में 4 हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है ब्राह्मणास। ब्राह्मणास का मतलब क्या होता है, सिंपल है भाई, आपको वेद इतना समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन ब्राह्मणा क्या करेगा, ब्राह्मणा वेद में कितने हिम्स है, लगभग 1052 हिम्स है ना, 1028 हिम्स है। हिम्स तो वो मान लो एक एक पेज में है, समझ भी नहीं यार भाई। ब्राह्मणा क्या करेगा, उसी को समझाएगा। ध्यान देना, ब्राह्मण इज नॉट इक्वल टू ब्राह्मीण, हम ऐसे नहीं बोल सकते। ब्राह्मा का मतलब होता है सैक्रिफाइस, ब्राह्मीन्स का मतलब होता है वो पर्टिकुलर कास्ट। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। क्लियर है ना। ब्राह्मणास एक्सप्लेन द हिम्स ऑफ, दे आर रिटन इन प्रोज। भाई आप कोई चीज़, आप जैसे संस्कृत का कोई चैप्टर आ जाता था, आप 10th क्लास में पढ़े हो, अगर मान लो आपको संस्कृत रहा होगा, तो आप क्या पहले ढूंढते तो यार कहीं कुंजी मिल जाता, उसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया होता, मुझे समझ में आ जाता। यही तो यहाँ पे हो रहा है भाई। वेद समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो हाई क्वालिटी के संस्कृत में लिखा गया है। आपको समझ में मन है कि थोड़ा बहुत, क्योंकि वो आजकल के संस्कृत जो हम पढ़ते भी है वो इससे भी बहुत टफ था और थोड़ा अलग था। तो आप सोचते हो यार कोई ऐसा आ जाता ना, थोड़ा आसान में मुझे कर देता, तो ब्राह्मणा का यही काम है। रिटेन इन प्रोज एंड रिचुअलिस्टिक इन नेचर। ब्राह्मणाज का मतलब होता है सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस का मतलब मैं डिटेल में बता चुका हूँ। The various sacrifices and ritual have been elaborately discussed in ब्राह्मणाज। सारे वेदा में कुछ ब्राह्मण है अटैच किए गए हैं। जैसे ऋग्वेदा के ब्राह्मण है, ऋग्वेदा के ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण। देखो एक वेदा है, इस वेदा में जो भी चीज़ है उसको समझाने के लिए कुछ ब्राह्मण चाहिए। तो ये ब्राह्मण क्या है, ये भी समझ लो एक किताबें नहीं, मतलब ये भी समझाने के भी ये, क्योंकि ये भी तो श्रुति है ना, ऐसा नहीं ना है कि कहीं लिख दिया गया, नहीं। तो ऋग्वेदा में ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितिकी ब्राह्मण होता है, जिसको संख्या ब्राह्मण भी बोलते हैं। ठीक है, ऋग्वेदा में 2 है। यजुर्वेदा में भी 2 है, एक है शतपथ ब्राह्मण
क्योंकि सतपथ ब्राह्मण में जो कि सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण के बारे में बताइए, तो वह सतपथ ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण, और उसका सामवेद में है पंचविंश, जैसे जिसको हम तांडव महाब्राह्मण बोलते हैं, और सदविंश बोलते हैं, चंदोग्या बोलते हैं, जैमिन्या बोलते हैं, मतलब 4 है। अथर्ववेदा में गोपता ब्राह्मण। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है, 2 ही बचा है वर्ड, जैसे अरण्यकाज, अरण्यका, और अरण्य मतलब होता है अरण्य, अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट टेक्स्ट को हम अरण्यका इसलिए बोलते थे क्योंकि ये लिखा जाता था किसके द्वारा, हर्मिट्स के द्वारा। हर्मिट्स का मतलब होता है सन्यासी, जो जंगल वगैरह में नहीं इधर से उधर भटकते रहते हैं, और उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट है और जंगल में रहते हैं। ये एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राह्मणा का, ध्यान देना, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मणाज एक डिस्क्राइब करता है हिम्स को, तो ब्राह्मणा का कंक्लूडिंग पोर्शन कौन सा है, अरण्यका। क्लियर है ना। लास्ट आता है उपनिषद। उपनिषद एक फिलोसफिकल टेस्ट है जिसको हम वेदांता भी बोलते हैं। एज दे कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेदा, नाम से ही पता चलता है कि इसको वेदांता इसलिए बोलते हैं कि वेद का अब अंत होने वाला है, मतलब वेद ख़त्म होने वाला है, लिखाने वाला है। तो 108 उपनिषद है। उस उपनिषद में सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद की बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है बृहद अरण्यका, बृहद अरण्यका। तो एक और चीज़ आपको यहाँ से पता चला है कि भाई ये लिटरेचर भी जंगल में लिखा गया है, यहाँ से ही पता चलता है ना, अरण्यका जंगल के लोगों के लिए लिखा गया है, मतलब जो हर्मिट्स है या स्टूडेंट जो जंगल में रहते हैं। क्लियर। और ये फिलोसफिकल टेक्स्ट थोड़ा इस टाइप का होता है कि मृत्यु क्यों होती है, जन्म ही क्यों होती है, मतलब ये जो बेसिक क्वेश्चन होता है, बेसिक चीज़ें होती है, उस पर ही क्वेश्चन करने लगता है, और ऐसी ऐसी बातों का फिर डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा वो वैदिक ट्रेडिशन जो आएगा, जो स्मृति वाला जो पार्ट है, जो 600 BC से 600 AD में मिलेगा। और देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ समझाने का, आप बताओ कि मैं और डिटेल में जाऊँ समझाने का, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो में या इतना तक ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर हो रहा है, क्लियर है ना। अभी मैं बता दूँ आपको क्वेश्चन, पहले यहाँ से पहले बंद करते हैं, फिर आपको 2 चीज़ आपको करते हैं, क्या क्या, पहले मैं एक बार और रिवाइज करवाऊँगा 2 मिनट में, उसके बाद हम क्वेश्चन मैं पूछूंगा। क्लियर। देखो सबसे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, वैदिक, सबसे पहले हमने डिस्कस किया वैदिक एरा 2 पार्ट में है, एक अर्ली और लेटर। ये दोनों वैदिक एरा जो है उसमें श्रुति लिटरेचर आती है, श्रुति मतलब सुन के लोग बताते हैं। जो लेटर वाले हैं, जो वैदिक ट्रेडिशन है 600 BC से 600 AD के बीच, इसमें जो है स्मृति, मतलब आप कुछ लिख दिया, कुछ समझ गए। अब इससे होगा क्या, अब क्या क्या है हमने डिस्कस किया, सिर्फ आज इसको वाला जो ये 500 BC से लेके 600 BC के बीच है। क्लियर। तो इसमें हमने डिस्कस किया 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है संहिता या वेदा, जिसमें कौन कौन था, ऋग्वेदा जिसमें हिम्स के बारे में बात की गई, यजुर्वेदा जिसमें बात की गई है किसके बारे में, जिसमें बात की गई सैक्रिफिशियल प्रेयर के बारे में, सैक्रिफाइस का मतलब हमने समझाया। तो सामवेदा जिसमें चैंटिंग के बारे में डिस्कस किया, अथर्ववेदा जिसमें हम मैजिकल प्रेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है ब्राह्मणा क्या करता है, एक्सप्लेन करता है किसको, एक्सप्लेन करता है हिम्स ऑफ द वेदा को, वेदा का जो हिम्स है जो डिफ़िकल्ट है उसको एक्सप्लेन करता है, समझाता है हमें। उसके बाद जो थर्ड है हमने अरण्यका डिस्कस किया कि जंगल बुक है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वो ही लिखते थे, मतलब उसके द्वारा लिखा जाता था, जो हर्मिट्स होते थे जो घूमते थे और या स्टूडेंट जो जंगल में रहते थे। उसके बाद उपनिषद हमने देखा फिलॉसफिकल टेक्स्ट है। और हमारा नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बताना है, क्वेश्चन में सबसे पहले बताना है कि यजुर्वेदा क्या कंटेंट करता था, यजुर्वेदा क्या कंटेंट करता था, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड किस मंडल में
किस मंडल में वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है, आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ब्राह्मण कौन सा है? क्लियर है ना? थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दूँ? श्रुति और स्मृति में क्या डिफरेंस है? सिंपल एक एक वर्ड में बताना, मैं समझ जाऊँगा। यही 4 क्वेश्चन आपको। और एक और चीज़, ऋग्वेदा को किसने रिसाइट किया था, किसने बताया था, किसने सुनाया था? बस यही है इस वीडियो में। 30 मिनट हमारा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा। देखिए टाइम लगता है बट आपको क्लियर ही हो गया, मतलब मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर कोई ऐसा मुझे बताता तो मुझे फिर बुक भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार बुक चलो देख लेंगे, देख ले रहा, मतलब और एक बार आप देखे ही होंगे ऑब्वियसली, दोबारा फिर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पूरा देख लो फिर आंख बंद करके पूरा याद आ जाएगा। क्लियर है ना? चलो थैंक यू सो मच। थोड़ा बारिश हो रहा है इसलिए आवाज़ हो रहा है बहुत। थैंक यू सो मच।